हेलो एवरीवन। आज हम दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट करेंगे जिसमें हम प्रीवियस सेट से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जैसा हमने प्रैक्टिस सेट 1 में किया था वैसे ही आप इस बार भी वीडियो को पहले पॉज करेंगे, क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे और उसके बाद अपना आंसर वेरीफाई करेंगे। लास्ट क्वेश्चन सेट में मैंने आपको लास्ट में 3 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए। सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिला था। क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको इसमें बताना था कि इनमें से क्या हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड पर उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जो लॉस के नेचर की होती हैं और क्रेडिट साइड पर हम उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जो प्रॉफिट नेचर की होती है। तो अगर किसी चीज़ से फर्म को लॉस हो रहा होगा तो वो हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे और जिन चीज़ों से प्रॉफिट हो रहा होगा उनको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम अपने ऑप्शंस पर आए तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंक्रीज इन लायबिलिटीज। अगर फर्म की लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो फर्म के लिए लॉस होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। अगर ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी इज डिक्रीज इन एसेट्स। अगर एसेट्स घटेंगे तो फर्म के लिए अगेन ये लॉस होगा और इसको हम करेंगे डेबिट। ऑप्शन सी इज इंक्रीज इन एसेट्स। अगर फर्म के एसेट्स बढ़ेंगे तो ये फर्म के लिए प्रॉफिट होगा और इसको हम करेंगे क्रेडिट एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी था हमें डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स हम रिकॉर्ड करते ही नहीं है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज इन एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क का था, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इफ बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज ₹1,50,000, what will be A's share of profit। आपको तीनों का रेशियो दिया है जो कि है 5:3:2। अगर हम A के शेयर की बात करें तो A का शेयर कितना होगा, 5/10। ये A का शेयर है, A:B:C। डिनोमिनेटर में हमने इन तीनों का टोटल कर दिया, तो A का शेयर है 5/10, B का शेयर है 3/10 एंड C का शेयर है 2/10। अब इसमें से हमें B का शेयर दिया है जो कि हमें कितना दिया है, 1,50,000। अगर हमें डायरेक्टली A का शेयर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पहले हम लिखेंगे B का शेयर। B का शेयर हमें दिया हुआ था 1,50,000, लेकिन ये जो 1,50,000 है इसको अगर हम रेशियो में देखें तो रेशियो में कितना है, ये B का शेयर है 3/10, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। ये जो 1,50,000 है किसकी वैल्यू है, 3 की, अगर हम रेशियो की बात करें। बट हमें एक्चुअली में किसका शेयर निकालना है, हमें शेयर निकालना है ए का। ए का शेयर कितना है रेशियो में, 5, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2,50,000। ये हो गया आपका ए का शेयर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2,50,000। ये होगा ए का शेयर। फिर से देख लेते हैं इसको। यहाँ पर आपको B का शेयर दिया हुआ था और A का शेयर कैलकुलेट करना था। रेशियो दिया हुआ था A, B, C तीनों का। तो A का शेयर निकालने के लिए हमने क्या किया, B का शेयर हमने लिखा, B का शेयर था 1,50,000। 1,50,000 किसकी वैल्यू दी हुई थी, रेशियो में देखे तो 3 की वैल्यू दी गई थी जो कि था B का शेयर। तो 3 से हमने उसको डिवाइड किया। बट हमें एक्चुअली में किसका शेयर निकालना था, हमें शेयर निकालना था A का। तो A का शेयर कितना है रेशियो में, 5, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसको 5 से और आंसर हमारा आ गया 2,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है आपका होमवर्क का। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आता है वो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, बट आपसे पूछा है किस रेशियो में। ऑप्शन ए इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऑप्शन सी गेनिंग रेशियो, या फिर ऑप्शन डी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर का होता है और वो उस प्रॉफिट को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें नए पार्टनर का कोई हिस्सा नहीं होता है और जिस रेशियो में वो पहले से अपना प्रॉफिट शेयर करते आ रहे थे उसी रेशियो में वो उस प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी।
ये थे आपके होमवर्क के क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं और आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द अमाउंट ब्रॉट बाय अ न्यू पार्टनर फॉर गुडविल इज नोन एज। जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो वो जो गुडविल की अमाउंट लेकर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कैपिटल, ऑप्शन बी प्रीमियम फॉर गुडविल, ऑप्शन सी ड्रॉइंग्स, या फिर ऑप्शन डी रिजर्व। अगर हम कैपिटल की बात करें तो ये पूंजी होती है जो पार्टनर्स बिजनेस में लेकर आते हैं। इस अमाउंट को वो बिजनेस में लगाते हैं जिससे कि वो अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकें। अगर हम ड्राइंग्स की बात करें तो ड्राइंग्स वो अमाउंट होती है जो एक पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए पार्टनरशिप फर्म से निकालता है। और अगर रिजर्व की बात करें तो रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो बिजनेस में रखा जाता है फ्यूचर नीड्स के लिए। अगर फ्यूचर में कुछ भी जरूरत पड़ती है कोई कंटिजेंसी की वजह से, उसी को हम रिजर्व कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में थोड़ा और जानते हैं। व्हाट इज प्रीमियम फॉर गुडविल? अमाउंट पेड बाय द न्यू पार्टनर टू कंपेंसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स for their sacrifice in future profits. It is brought by the new partner at the time of admission. प्रीमियम फॉर गुडविल वो अमाउंट होती है जो नया पार्टनर लेकर आता है बिजनेस में, जिससे कि वो कंपेंसेट कर सके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया होता है अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स में से। जब नया पार्टनर आता है तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो कुछ हिस्सा अपना सेक्रीफाइस करते हैं नए पार्टनर के लिए। उसी सेक्रीफाइस को कंपेंसेट करने के लिए नया पार्टनर क्या लेकर आता है बिजनेस में? प्रीमियम फॉर गुडविल। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ने। जो पार्टनर्स अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को प्रीमियम फॉर गुडविल दिया जाएगा। और किस रेशियो में दिया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं कि आप प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट ध्यान रखना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। और सभी पार्टनर्स को नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर कोई पार्टनर या तो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा या ऐसा भी हो सकता है कि उसको गेन हो रहा है, ऐसे केसेस में उसको प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं मिलेगा, सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दिया जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए गुडविल ऑफ फर्म को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यू पार्टनर के शेयर से। जितना भी न्यू पार्टनर का शेयर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये उसका हिस्सा होता है गुडविल में। तो यही वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है। तो ये था प्रीमियम फॉर गुडविल का कॉन्सेप्ट। तो जो अमाउंट नया पार्टनर बिजनेस में लेकर आता है गुडविल का, उसको हम क्या कहते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, प्रीमियम फॉर गुडविल इज क्रेडिटेड टू। अनदर क्वेश्चन प्रीमियम फॉर गुडविल पर। जब नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्रेडिट करते हैं, बट इट इज क्रेडिटेड टू। आपसे पूछा है ऑप्शन नंबर ए ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ऑप्शन नंबर बी ऑल पार्टनर्स इन न्यू रेशियो, ऑप्शन नंबर सी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, या ऑप्शन नंबर डी गेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो। जस्ट अभी हमने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा। जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए लेकर आता है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए। वो उन्हें कंपेंसेट करने के लिए लेकर आता है उस अमाउंट को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड मेनली बिकॉज। एक नया पार्टनर बिजनेस में हम एडमिट करते हैं, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, बट आपसे पूछा है कि इनमें से वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से हम न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज टू रिड्यूस लाइबिलिटीज, अपनी लाइबिलिटीज घटाने के लिए। ऑप्शन बी टू इंक्रीज कैपिटल एंड मैनेजरियल स्ट्रेंथ, अपनी कैपिटल बढ़ाने के लिए या फिर अपने मैनेजमेंट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ऑप्शन सी टू क्लोज द बिजनेस, बिजनेस बंद करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी अपनी गुडविल डिक्रीज करने के लिए, टू डिक्रीज गुडविल। तो यहाँ पर हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर, टू इंक्रीज कैपिटल एंड मैनेजरियल स्ट्रेंथ। जब हम नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करते हैं
तो वो क्या लेकर आता है बिजनेस में? कैपिटल लेकर आता है। जब हमें एक्सपेंशन करना हो, अपना बिजनेस बढ़ाना हो, तब हम एक नया पार्टनर एडमिट कर सकते हैं। हमारे पास अगर कैपिटल नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो हम एक नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं जो कैपिटल लेकर आता है। अगर हम बिजनेस बढ़ा रहे हैं तो हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो हम अपनी मैनेजरियल स्ट्रेंथ के लिए भी एक नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं जिसके पास बेटर स्किल्स हो, बेटर एक्सपीरियंस हो। तो ऐसे केसेस में भी हम न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अराइजिंग ऑन एडमिशन बिलोंग्स टू। जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है एडमिशन के टाइम पर, वो किसका होता है, किसको उसमें हिस्सा मिलता है? ऑप्शन ए, न्यू पार्टनर्स ओनली। ऑप्शन बी, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ऑप्शन सी, ऑल पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। एंड ऑप्शन डी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ओनली। इस क्वेश्चन के आंसर को बताने से पहले एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में जानते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, पहले उनको समझते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब कब बनाया जाता है? जब हम किसी पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, बिजनेस में लेकर आ रहे हैं, या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है। बिजनेस में टाइम के साथ एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंजेस आते हैं। अगर हम एडमिशन की बात करें तो जब बिजनेस में नया पार्टनर आया होगा उस टाइम पर अगर एसेट्स की वैल्यू में कुछ भी चेंजेस आए हैं और उससे फर्म को कुछ भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो वो प्रॉफिट और लॉस सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का है। क्यों? क्योंकि वो उनकी मेहनत से कमाया गया है, तो उसका हिस्सा हम नए पार्टनर को नहीं दे सकते। तो इसलिए एडमिशन के टाइम पर हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं और उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर रिटायरमेंट और डेथ की बात करें तो रिटायरमेंट के केस में कोई पार्टनर वॉलंटरली छोड़कर जा रहा है या फिर किसी पार्टनर की अगर डेथ हो गई है, तो एसेट्स और लायबिलिटीज में अगर कुछ भी चेंजेस आए हैं और उससे जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो उन पार्टनर्स का भी है जो रिटायर हो रहे हैं या फिर जिनकी डेथ हो गई है। क्यों? क्योंकि उसमें उनकी भी मेहनत है, इसलिए उसमें उनको भी हिस्सा मिलना चाहिए। तो हम रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा होता है वो उन पार्टनर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है जो रिटायर हो गए हैं या जिनकी डेथ हो गई है। तो तीनों के केसेस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। सेकंड पॉइंट की बात करें अगर, सेकंड पॉइंट इज रिकॉर्ड्स इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मेन पर्पस क्या होता है? अगर एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में कुछ भी इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, उनकी वैल्यू में कुछ भी चेंजेस आए हैं तो वो इसको रिकॉर्ड करता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ चेंजेस रिकॉर्ड होते हैं। मान लेते हैं कि स्टॉक की वैल्यू 20,000 से बढ़ गई है, तो हम ये सिर्फ 20,000 की अमाउंट इसमें रिकॉर्ड करेंगे। सिर्फ जितना इंक्रीज हुआ है और जितना डिक्रीज हुआ है उसी वैल्यू को हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड पॉइंट इज हेल्प्स डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। एसेट्स की वैल्यू में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसको रिकॉर्ड करने के बाद हम फाइनली पता लगाते हैं कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन पर। और ये जो प्रॉफिट या लॉस होता है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर एडमिशन की बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे वो सिर्फ उनका प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का होगा, तो उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसे बांट देंगे। ऐसे रिटायरमेंट की बात करें तो रिटायरमेंट से पहले जब वो पर्सन रिटायर हुआ उससे पहले वो फर्म का ही पार्टनर था, तो उसको भी वो पार्ट मिलेगा, तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेम केस होता है डेथ के साथ। एंड लास्ट पॉइंट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर कैसा होता है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इससे हम प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ होगा रिवैल्यूएशन पर उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट के। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो अब हम अगर इसका आंसर देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अराइजिंग ऑन एडमिशन बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का होगा। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको? ओल्ड रेशियो में। नए पार्टनर को उसमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। द शेयर सेक्रीफाइस्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू। यहाँ पर आपको पूछा है जो सेक्रीफाइसिंग शेयर होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है फर्स्टली वो हम कब कैलकुलेट करते हैं? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब हम किसी पार्टनर को एडमिट कर रहे होंगे बिजनेस में उस टाइम पर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं।
और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो अपना कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं नए पार्टनर के लिए, वो कुछ हिस्सा अपना नए पार्टनर को दे रहे होते हैं, इसीलिए हमें उनका वो शेयर निकालना होता है जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऐसा क्यों करते हैं हम? सिंपल सी बात है, जो पार्टनर का ओल्ड शेयर होगा वो ज्यादा होगा न्यू शेयर से, तो हम ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करते हैं जिससे हमें पता चल सके कि उसने कितना सेक्रीफाइस किया है। अगर उसका न्यू शेयर ओल्ड शेयर से बड़ा होगा तो इसका मतलब तो वो गेन कर रहा है, उसका जो नया शेयर है वो उसके पुराने वाले शेयर से ज्यादा है। बट सेक्रीफाइसिंग में क्या होता है कि उसका पुराना शेयर ही ज्यादा होता है उसके नए शेयर से, नए शेयर उसे कम मिल रहा है और पुराना शेयर उसका ज्यादा था, तो हम ओल्ड शेयर में से जो कि ज्यादा है माइनस कर देते हैं न्यू शेयर को, और यहाँ पर हमारा आता है अपना सेक्रीफाइसिंग शेयर। अगर न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें गेन मिलता है जितने का उसे गेन हुआ होगा। तो सेक्रीफाइस निकालने के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द जर्नल एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज। तो अब तक हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में जाना। अब यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री पूछे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की जर्नल एंट्री क्या होगी। इसके लिए हम एक बार कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते वक्त काफी कंफ्यूजन होती है कि किसको हम डेबिट करें, किसको हम क्रेडिट करें। सबसे मेन पॉइंट जो आपको रूल याद रखना है वो ये कि जो डेबिट साइड होती है उसमें हम हमेशा जो लॉस की नेचर की चीजें होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, और जो क्रेडिट साइड होती है उसमें हम कौन से नेचर की चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, जो प्रॉफिट नेचर की होती है। सबसे पहले तो अगर आप ये रूल याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी होगा। इसके बाद अब जानते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में जब चेंजेस आएंगे तो उनको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट है, अगर हम बात करें इंक्रीज इन एसेट्स की, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है तो ये फर्म के लिए क्या होगा? प्रॉफिट। फर्म के लिए प्रॉफिट ही हो रहा है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो हम इसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। अगर एसेट्स की वैल्यू घट रही है, डिक्रीज इन एसेट्स, तो फर्म के लिए क्या होगा? फर्म के लिए ये होगा लॉस, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। अब लायबिलिटीज अगर बढ़ रही हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, तो अगेन फर्म को क्या हो रहा है? लॉस। लायबिलिटीज बढ़ने पर तो फर्म को लॉस ही होगा, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। अगर लायबिलिटीज घट रही है, लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है, तो फर्म के लिए ये प्रॉफिट हो जाएगा, जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर। अब कोई एसेट है जो रिकॉर्ड होने से रह गया, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए अपनी बुक्स में, इसका मतलब तो एसेट्स बढ़ ही जाएंगे जब हम उनको रिकॉर्ड करेंगे, ये भी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको भी हमें रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, कोई लायबिलिटीज थी जो बुक्स में रिकॉर्ड होने से रह गई, अब लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी, तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज भी फर्म के लिए क्या होता है? लॉस, इसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। अगर ये टेबल आपको क्लियर है तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ही आराम से बना लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इस ट्रीटमेंट को समझने के बाद अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपसे पूछा था कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। सिंपल सी बात है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो जब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएंगी, लायबिलिटी बढ़ जाने पे फर्म को होगा लॉस, और इसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होना है। तो सबसे पहले तो आप वो सारे ऑप्शन हटा दीजिए जहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट नहीं हो रहा। ऑप्शन ए की बात अगर करें तो यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी में रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात ही नहीं हो रही, ऑप्शन डी में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट हो गई, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया क्योंकि फर्म को लॉस हो रहा था। आई होप इस टेबल से आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम आइटम्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। इसी से रिलेटेड अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिकॉर्डेड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय। अगर हम बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, एसेट हमारे घट गए हैं, एसेट कम हो रहे हैं तो फर्म के लिए लॉस हो रहा है, और लॉस के केस में हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। अब अगर अपने ऑप्शंस देखें, फर्स्ट ऑप्शन है बाय क्रेडिटिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन बी बाय डेबिटिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन सी बाय डेबिटिंग स्टॉक, या ऑप्शन डी बाय क्रेडिटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर इसकी एंट्री की बात करें तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमें डेबिट करना है, क्यों? क्योंकि लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, और क्रेडिट क्या कर देंगे? टू डिक्रीज इन
स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो हमें कर देना है क्रेडिट। अगर एसेट बढ़ रहा होता तो डेबिट करते और अगर घट रहा है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हमें दिख रहा है, डेबिटिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट नहीं करना हमें क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, लॉस हो रहा है। ऑप्शन सी भी रॉन्ग है क्योंकि स्टॉक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, स्टॉक हमारे घट रहे हैं और कैपिटल अकाउंट तो हमें यहाँ पर इंक्लूड ही नहीं करना। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडजस्टिंग गुडविल एट एडमिशन इज। एडमिशन के टाइम पर हम गुडविल एडजस्ट करते हैं तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, क्या मेन मोटिव होता है गुडविल एडजस्ट करने का। ऑप्शन ए इज टू रिवॉर्ड द न्यू पार्टनर, ऑप्शन बी टू कंपेंसेट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ऑप्शन सी टू इंक्रीज कैपिटल, या ऑप्शन डी टू रिड्यूस लायबिलिटीज। ये हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पर आपको दिया हुआ है। जब भी नया पार्टनर आता है तो हमें गुडविल एडजस्ट करनी पड़ती है, गुडविल कैलकुलेट करते हैं, गुडविल एडजस्ट करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, टू कंपनसेट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। जो नया पार्टनर बिजनेस में आता है वो अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है। क्यों, क्योंकि उसे कंपनसेट करना होता है ओल्ड पार्टनर्स को जो उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना फ्यूचर प्रॉफिट में से हिस्सा। तो उसके लिए, उसके कंपनसेशन के लिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है, इसीलिए हमें गुडविल की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एडमिशन के टाइम पर जब नया पार्टनर आ रहा होता है तो जो पुरानी गुडविल होती है उसको हम राइट ऑफ भी करते हैं, वो ओल्ड पार्टनर्स में ही राइट ऑफ होती है, उसमें भी नए पार्टनर को कोई हिस्सा नहीं मिलता। और प्रीमियम फॉर गुडविल की एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है हमें, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो मेन पर्पस इसका हो गया टू कंपेंसेट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। नए पार्टनर्स को रिवॉर्ड तो हमें करना ही नहीं होता है, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन सी टू इंक्रीज कैपिटल, अगर कैपिटल की बात करें तो वो अपने साथ कैपिटल भी लेकर आता है, तो वो कैपिटल अलग से लेकर आता है, तो इंक्रीज कैपिटल भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी टू रिड्यूस लायबिलिटीज, ये भी आपको ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, पहले दोनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 आपको दी गई है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स। जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है वो ओल्ड पार्टनर्स का होता है। और स्टेटमेंट 2 आपको दी गई है, न्यू पार्टनर शुड नॉट शेयर प्रॉफिट्स अर्नड बिफोर एडमिशन। जो नया पार्टनर होता है उसको प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलता जो एडमिशन से पहले हुआ होता है। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन आपको दिए हुआ है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, दोनों ही गलत है। फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, या फिर ऑप्शन डी है, फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट 1 में दिया था रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स, तो ये तो हमारी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ही होता है, नए पार्टनर को उसमें हिस्सा हम नहीं देते। स्टेटमेंट 2 आपको दी गई है, न्यू पार्टनर शुड नॉट शेयर प्रॉफिट्स अर्नड बिफोर एडमिशन। उसके आने से पहले जो भी फर्म को प्रॉफिट हुआ होगा वो न्यू पार्टनर का नहीं होता। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो फर्म को प्रॉफिट हुआ होगा वो ओल्ड पार्टनर्स की मेहनत से हुआ होगा, उसमें न्यू पार्टनर की कोई मेहनत नहीं लगी हुई, तो उसको उसमें हिस्सा भी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अ माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप इज एंटाइटल्ड टू। सबसे पहले अगर हम माइनर की बात करें तो माइनर कौन होगा, जो 18 ईयर्स ऑफ एज से कम होगा, उसको हम कहेंगे माइनर। तो जनरली माइनर जो है वो फुल पार्टनर नहीं बन सकता, बट इन एनी केस अगर पार्टनरशिप फर्म में माइनर को पार्टनर बनाया जा रहा है तो कुछ पॉइंट्स होते हैं। फर्स्टली, वो सिर्फ प्रॉफिट में अपना शेयर लेता है, वो फर्म के लॉसेस के लिए पर्सनली लायबल नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ उसको एक तो प्रॉफिट दिया जाएगा और वो लॉसेस के लिए लायबल नहीं है। अनदर थिंग इज कि वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, उसका कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में नहीं होता। और जो हम पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी की बात करते हैं, एक पार्टनर की एक्ट्स के लिए दूसरा पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होता है, वो पॉइंट माइनर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। वो दूसरे पार्टनर्स को अपने एक्ट्स के लिए बाइंड नहीं कर सकता, उसके एक्ट के लिए पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऑप्शन ए शेयर इन प्रॉफिट्स ओनली, ऑप्शन बी शेयर इन लॉसेज ओनली, ऑप्शन सी
मैनेजमेंट राइट्स एंड ऑप्शन डी राइट टू बाइंड द फर्म। अभी हमने डिस्कस किया वो लॉस में कोई हिस्सा नहीं लेगा, वो लॉस के लिए लायबल नहीं है, मैनेजमेंट में उसका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा और वो अपने एक्ट से दूसरों को बाइंड भी नहीं कर सकता। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, शेयर इन प्रॉफिट्स ओनली, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ अ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। कल हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट में इनसफिशिएंट प्रॉफिट होने पर एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ था पार्टनर का और प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट थे। आज एक थ्योरी का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको पूछा है कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट है, प्रॉफिट्स उतने हैं ही नहीं जितना पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको कैसे मिलेगा? ऑप्शन ए ओनली अप टू अवेलेबल प्रॉफिट, ऑप्शन बी इवन इफ इट रिजल्ट्स इन अ लॉस, ऑप्शन सी एट हाफ रेट ओनली, या फिर ऑप्शन डी नॉट अलाउड। पहले कह रहे हैं कि जितना प्रॉफिट होगा सिर्फ उतना ही उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। सेकंड ऑप्शन में कह रहे हैं कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही मिलेगा चाहे फर्म को लॉस भी हो जाए। ऑप्शन सी हाफ रेट ओनली, मतलब आधा कर देंगे उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर ऑप्शन डी मिलेगा ही नहीं। तो कल भी हमने जब न्यूमेरिकल किया था तो इसको समझा था कि जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट होते हैं तो सिर्फ उतना उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है जितना कि उनका प्रॉफिट है, ओनली अप टू अवेलेबल प्रॉफिट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो किस रेशियो में डिवाइड करते हैं प्रॉफिट को? जो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो होता है। तो यहाँ था आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years purchase of average profit of last 5 years. Goodwill of the firm is rupees 1,50,000. Calculate average profit. गुडविल कैलकुलेट करने के लिए मेनली 3 मेथड्स होते हैं। पहले उन 3 मेथड्स को डिस्कस करते हैं। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए मेनली 3 मेथड्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें तो इसमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब होता है कि कितने सालों तक का जो फर्म का प्रॉफिट होगा वो हम ये मानेंगे कि वो इस गुडविल की वजह से ही हो रहा है, उसको हम मानते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में दिया होता है, आपको उसको मल्टीप्लाई करना है एवरेज प्रॉफिट से। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? पहले जितने भी सालों का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है पिछले सालों का, उनको ऐड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे जितने भी सालों का वो प्रॉफिट है। मान लेते हैं 4 सालों का है या 5 सालों का है, उससे डिवाइड कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से और आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ये है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं तो आपको इसमें सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है अगेन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यहाँ पर भी सेम है सुपर प्रॉफिट की, लेकिन अगर बात करें तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट। जो भी फर्म का एवरेज प्रॉफिट आएगा, जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया ऐसे इसको भी कैलकुलेट करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि जो बाकी सिमिलर बिजनेस प्रॉफिट नॉर्मली कमा लेते हैं उसी को हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे और यहाँ पर हमें मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट। इससे आपकी कैलकुलेट हो जाएगी गुडविल। अब कैपिटलाइजेशन मेथड पर आते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 तरीके हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर हम बात करें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। जो भी बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू आएगी उसमें से हम माइनस कर देंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। जितनी कैपिटल एक्चुअली बिजनेस में लगी हुई है उसको इसमें से हम माइनस कर देते हैं और ये हमारी आ जाती है गुडविल की वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर हम? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए हम एवरेज प्रॉफिट को, जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको डिवाइड कर देते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया होता है। इसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा गुडविल का। अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की। तो ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी सुपर प्रॉफिट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। इससे आपकी क्या आ जाती है गुडविल की वैल्यू। सुपर प्रॉफिट यहाँ पर सेम है,
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, ऐसे ही यहाँ पर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो ये थे आपके 3 मेथड्स गुडविल कैलकुलेट करने के। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है यहाँ पर 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के ऊपर आपकी गुडविल निकलनी है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको ऑलरेडी गुडविल दी गई है और एवरेज प्रॉफिट आपसे पूछा है। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करने का क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड से यहाँ पर हम एवरेज प्रॉफिट को, जो भी फर्म का एवरेज प्रॉफिट होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब वैल्यूज अगर हम यहाँ पर लगाएं तो गुडविल हमें कितनी दी गई है 1,50,000 की, और एवरेज प्रॉफिट कितना है वही हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया एवरेज प्रॉफिट, एंड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारा 3 दिया हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 1,50,000 को डिवाइड कर देंगे 3 से। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 50,000। ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 50,000। तो इस तरीके से आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से, चाहे तो गुडविल पूछा है तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एवरेज प्रॉफिट पूछा था तो वो हमने यहाँ पर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A and B share profits in the ratio 3:2. C is admitted for 1/5 share acquired equally from A and B. The sacrificing ratio will be. यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया है कि A और B का रेशियो कितना था 3:2। C को उन्होंने एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। जो ये 1/5 शेयर है, किसका शेयर है, C का। ये जो उसने एक्वायर किया है ये किससे किया है, ए से भी किया है और बी से भी किया है। किस रेशियो में, यहाँ पर उन्होंने बोला इक्वली। अगर आपसे शेयर पूछा होता तो आप वो शेयर कैलकुलेट कर लेते, बट यहाँ पर आपको सिंपली डायरेक्टली रेशियो पूछा है। तो रेशियो कितना होगा, यहाँ होगा ऑप्शन बी करेक्ट, 1:1। इक्वल का मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर हिस्सों में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो रेशियो डायरेक्टली निकल गया 1:1। बट बाय चांस आपसे शेयर पूछा होता तो आप कैसे कैलकुलेट करते, ए का शेयर कितना होता है यहाँ पर 1/5 को हम मल्टीप्लाई कर देते 1/2 से, एंड सिमिलरली बी का भी शेयर निकाल देते 1/5 को मल्टीप्लाई कर देते 1/2 से। ये जो आधा हिस्सा है ये ए ने सेक्रीफाइस किया है और दूसरा आधा हिस्सा बी ने सेक्रीफाइस किया है। तो 1/2 से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते और दोनों का शेयर आ जाता 1/10 1/10। अगर न्यू शेयर निकालना होता है तो हमें सेक्रीफाइसिंग शेयर की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आप शेयर भी निकाल सकते हैं यहाँ, बट हमें यहाँ डायरेक्टली आंसर मिल गया जो होता हमारा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:3. They decided to admit C as a new partner and new ratio will be 4:3:3. C paid 10,000 rupees as his share of goodwill. Amount of goodwill transferred to the capital of B will be. आपको दोनों का ओल्ड रेशियो दिया है, A और B का कितना रेशियो दिया है यहाँ पर 7:3, एंड जो न्यू रेशियो है वो तीनों का है A:B:C, जो कि हमें दिया है 4:3:3। ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है। अब इन्होंने बताया कि जो C है वो अपना शेयर लाया है, शेयर ऑफ गुडविल कितना लाया है 10,000। तो आपसे पूछा है अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू द कैपिटल ऑफ बी। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि जो शेयर गुडविल का लाता है नया पार्टनर वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला सवाल होता है कि यहाँ पर कौन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ए और बी दोनों है या ए और बी में से कोई एक सेक्रीफाइस कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा जिससे कि हम पता लगा सकें कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमने फॉर्मूला अभी ये क्वेश्चन में भी किया था। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, ओल्ड शेयर, जो भी ओल्ड शेयर होगा पार्टनर का उसमें से हम माइनस कर देंगे न्यू शेयर को, क्योंकि डेफिनेटली ओल्ड शेयर बड़ा होगा, ओल्ड शेयर ज्यादा होगा और न्यू शेयर उनका कम होगा, तभी वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए का सेक्रीफाइस कितना होगा, ओल्ड शेयर था ए का 7/10, यहाँ पर हमें रेशियो दिया हुआ है 7/10 ए का शेयर हो गया, उसमें से माइनस कर देंगे ये है ए का न्यू शेयर
न्यू शेयर कितना है 4/10, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/10, ये हो गया ए का सेक्रीफाइस। अब हम अगर बात करें कि बी का कितना सेक्रीफाइस होगा, तो बी का ओल्ड शेयर है 3/10 और जो बी का न्यू शेयर है वो कितना है, वो भी है 3/10। इसका मतलब बी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या है 0। इसका मतलब ये हुआ कि बी यहाँ पर कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, निल। तो बी की कैपिटल में हम कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि वो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। On the reconstitution of a firm, the value of land was to be appreciated by 2 lakh and plant and machinery was to be reduced to 7 lakh from 10 lakh. Gain or loss on revaluation will be. क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं पहले। यहाँ पर इन्होंने बोला कि फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर जो लैंड की वैल्यू थी वो अप्रिशिएट हो गई। अप्रिशिएट वर्ड का मीनिंग होता है बढ़ जाना, बढ़ गई वैल्यू। डेप्रिशिएटेड तो कम हो गई, अप्रिशिएटेड तो बढ़ गई। तो लैंड की वैल्यू बढ़ गई कितने से, बाय 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज से वो बढ़ गई। प्लांट एंड मशीनरी की अगर बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू सबसे पहली चीज रिड्यूस हो गई, कम हो गई। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। यहाँ पर लिखा है रिड्यूस्ड टू ₹7 लाख फ्रॉम 10 लाख, मतलब उसकी पहले वैल्यू कितनी थी 10 लाख। प्लांट एंड मशीनरी की पहले वैल्यू थी 10 लाख, लेकिन अब रिड्यूस होके, कम होके कितनी हो गई है ₹7 लाख। तो अगर हम बात करें यहाँ पर डिफरेंस कितने का आया, 10 लाख से 7 लाख हो गई। इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस आया 3 लाख का। तो वो रिड्यूस कितने से हुई है, वो रिड्यूस हुई है 3 लाख रुपीज से। यहाँ पर हमें 7 और 10 का कुछ नहीं करना। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम सिर्फ 3 लाख पर फोकस करेंगे, क्योंकि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ वो अमाउंट लिखते हैं जितने का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी अमाउंट से डिक्रीज हुई है 3 लाख से। पहले 10 लाख थी और अब 7 लाख हो गई। तो डिफरेंस हमारा आया 3 लाख। अब आपसे पूछा है रिवैल्यूएशन पर गेन या लॉस होगा और कितने का होगा। अगर हम रफली अकाउंट बनाकर देखें, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर देखें, तो क्या करेंगे, डेबिट साइड पर जो लॉस हुआ होगा तो उसे रिकॉर्ड कर देंगे और क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट को। फर्स्ट अगर लैंड की वैल्यू की बात करें तो ये बढ़ गई है, कितने से बढ़ी है 2 लाख से। सिंपल सी बात है, हमारा एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो प्रॉफिट होगा और इसे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय इंक्रीज इन लैंड, इन वैल्यू ऑफ लैंड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2 लाख रुपीज, क्रेडिट साइड पर 2 लाख आ गया। और अगर बात करें कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू घट गई है, अगेन एसेट की वैल्यू घट गई है, ये फर्म के लिए हो गया लॉस। तो यहाँ हम लिख देंगे टू डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पर कितना हमारा आ जाएगा, वैल्यू का ध्यान रखेंगे, वैल्यू आएगी यहाँ पर हमारी 3 लाख, क्योंकि 3 लाख से घट गई है। अब अगर हम इसे बैलेंस करेंगे और निकालेंगे तो हमारी जो डेबिट साइड है वो बड़ी आ रही है। डेबिट साइड पर 3 लाख है और क्रेडिट साइड पर 2 लाख। इसका मतलब फर्म को लॉस हो रहा है, कितने का, 1 लाख रुपीज का। तो वो हम क्रेडिट साइड पर शो करेंगे, ये लॉस ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो आंसर क्या होगा हमारा फाइनल, ऑप्शन नंबर बी, ₹1 लाख लॉस। फर्म को लॉस हो रहा है 1 लाख रुपए का। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कल हम सबसे पहले इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके होमवर्क के हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका होमवर्क का, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. C is admitted for 1/4 share which he acquires equally from A and B. The sacrificing share of A and B will be. हमने अभी डिस्कस भी किया था, उस वाले क्वेश्चन में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा था, यहाँ पर आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर पूछा है कि ए और बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन द न्यू रेशियो। जो गुडविल होती है वो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है नए रेशियो में। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है उसमें न्यू पार्टनर को भी हिस्सा मिलता है, वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऑप्शन सी, प्रीमियम फॉर गुडविल इज क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर लेकर आता है, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होती है। एंड ऑप्शन डी, जर्नल रिजर्व इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स इन द न्यू रेशियो। जर्नल रिजर्व न्यू रेशियो में सभी पार्टनर्स को ट्रांसफर होता है। तो जो भी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट होगी वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा।
एंड लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क का, एट द टाइम ऑफ एडमिशन एन अनरिकॉर्डेड एसेट वर्थ ₹20,000 इज डिस्कवर्ड, द इफेक्ट विल बी। एडमिशन के टाइम पर एक अनरिकॉर्डेड एसेट उनको पता चला 20,000 का, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 20,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 20,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, या फिर नो एंट्री विल बी पास्ड। जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।